हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पुनः फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन जो कि केमिस्ट्री 11th क्लास से है, इस लेसन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके जो है कि उपयोगों के बारे में देखा था, या कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान के महत्व के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जो है द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात हमारे पास यहाँ पर हेडिंग जो कि पहले से ही तैयार है। हेडिंग्स है आपकी नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जी हाँ स्टूडेंट, नेचर ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य है द्रव्य की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण। द्रव्य की प्रकृति एवं इसका वर्गीकरण। तो हम देखते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में, यानी कि द्रव्य के बारे में। स्टूडेंट्स, अगर हम द्रव्य के बारे में बात करते हैं तो द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड में हम जहाँ भी कहीं पर रहते हैं, अपने चारों ओर जो भी वस्तुएं देखते हैं, वास्तव में ये सभी द्रव्य होती हैं। अर्थात हम अपने चारों ओर क्या क्या देखते हैं, तो आप अपने चारों ओर जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर भी आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जहाँ पर बैठे होंगे वहाँ पर कोई बिस्तर होगा या कोई चेयर होगी, या फिर आप कहीं फील्ड वर्क में बैठे होंगे, या फिर जहाँ पर भी आप बैठे हैं अपने चारों ओर देखिए, तो देखते हैं ये सभी वस्तुएं वास्तव में द्रव्य होती हैं। अर्थात द्रव्य की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, द्रव्य की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, ये द्रव्य कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि संपूर्ण हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में अगर हम बात करें तो संपूर्ण ब्रह्मांड मुख्य रूप से दो कारकों से मिलकर के बना होता है। जी हाँ स्टूडेंट, जो ब्रह्मांड है, जो संपूर्ण रूप से अगर हम इसके बारे में बात करें कि ये मतलब कैसे बना है, तो हम बताते हैं कि ये वास्तव में मूल रूप से दो कारकों से मिलकर के बना है। स्टूडेंट्स, वो कौन से दो कारक हैं? तो एक तो है द्रव्यमान। स्टूडेंट, एक है एक तो है द्रव्य और दूसरा है ऊर्जा। यानी कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा, इन दो मूल कारकों से मिलकर के बना है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं इसके और आगे इसकी विवेचना के बारे में, तो जो कि रसायन विज्ञान के जो है दार्शनिक हैं महर्षि कणाद, रसायन विज्ञान के दार्शनिक है महर्षि कणाद। तो सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के बारे में। महर्षि कणाद ने बताया, क्या बताया? कि ब्रह्मांड का निर्माण चार पदार्थों से मिलकर के हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, महर्षि कणाद ने बताया, जो कि एक महान दार्शनिक थे, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का जो निर्माण है वो चार पदार्थों से मिलकर के हुआ है। ये चार पदार्थ कौन कौन से हैं? स्टूडेंट्स, ये हैं आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। जी हाँ स्टूडेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार पदार्थ हैं। इन्हीं से मिलकर के हमारा ब्रह्मांड पूरा बना हुआ है। आइए देखते हैं, इसी प्रकार से और भी दार्शनिक हैं जिन्होंने इनके बाद में, यानी महर्षि कणाद के बाद में और भी इन्होंने अपने जो कुछ दार्शनिक हैं, इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आगे और दार्शनिकों के बारे में। तो स्टूडेंट, इनके बाद में, यानी महर्षि कणाद के बाद में यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिटस तथा रोम के दार्शनिक ल्यूकिटस। देखिए, दो दार्शनिक यहाँ पर, दोनों दार्शनिकों के बारे में जिन्होंने इसके बारे में यहाँ पर विवेचना किया है। एक तो यूनान के दार्शनिक थे, यानी यूनानी दार्शनिक, जिनका नाम है डेमोक्रिटस, और दूसरे रोम के दार्शनिक हैं जिनका नाम है ल्यूकिटस। इन दोनों दार्शनिकों ने विचार व्यक्त किए, इन दोनों दार्शनिकों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो इनके विचार में बताया गया कि वास्तव में जो द्रव्य है वो असतत है, जो द्रव्य है वो असतत है। जब द्रव्य असतत है, ऐसा इन दार्शनिकों ने कह दिया। अर्थात द्रव्य असतत, इसका तात्पर्य क्या है? तो हम कह सकते हैं अर्थात द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाजित कणों, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी कि यही है असतत। क्या है? तो असतत है। अर्थात हम कह सकते हैं द्रव्य अतिसूक्ष्म अविभाजित कणों, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, से बना होता है।
इस तरह से यूनानी दार्शनिक और रोम के दार्शनिक ने बताया कि द्रव्य असतत है। असतत का तात्पर्य है अर्थात द्रव्य अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जान चुके हैं, अब हमारे सामने शब्द आ चुका है परमाणु। तो परमाणु शब्द क्या है? तो परमाणु शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण अगर हम बारे में बात करते हैं, यानी कि अगर परमाणु को हम अंग्रेजी में बात करें तो इसे हम एटम कहते हैं। स्टूडेंट, इसे हम एटम कहते हैं, यानी कि एटॉमी का एटॉमी क्या है? एटॉमी एटॉमी। अगर हम एटॉमी अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? एटॉमी है स्टूडेंट, तो एटॉमी का अर्थ होता है कि ना काटे जाने वाला। एटॉमी का अर्थ होता है कि ना काटे जाने वाला। तो ना काटे जाने वाला अर्थात एटॉमी कर लेते हैं। तो ना काटे जाने वाला अर्थात तो हम कहते हैं कि यानी कि अविभाज्य कण। ना काटे जाने वाला अर्थात अविभाज्य कण। तो हम देख लेते हैं कि यानी कि जिसे हम नहीं काट सकते हैं उसे हम वास्तव में अविभाज्य कहते हैं। वास्तव में एक कण होता है, इसलिए इसे हम अविभाज्य कण भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि पहले ये विचार कल्पना पर आधारित थे, यानी कि पहले जो कि दार्शनिक लोग थे, ये लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत किया करते थे। अर्थात पहले ये विचार कल्पना पर आधारित थे, परंतु आधुनिक खोजें एवं अनुसंधानों ने इन्हें एक नई दिशा प्रदान की है। जी हाँ स्टूडेंट, आधुनिक जो अनुसंधान है, इन्होंने जो आधुनिक अनुसंधान है, खोजें हैं, इन्होंने इसे एक नई दिशा प्रदान की है तथा सुनिश्चित किया कि द्रव्य की प्रकृति कणीय होती है। स्टूडेंट, इन्होंने सुनिश्चित किया कि द्रव्य की प्रकृति कणीय होती है। तो चलिए हम देखते हैं स्टूडेंट द्रव्य के बारे में कि द्रव्य क्या है। तो यहाँ पर हम द्रव्य यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है, द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में। स्टूडेंट, तो द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो द्रव्य जो होते हैं वास्तव में ये सबसे पहले दो भागों में इनको विभाजित किया गया है। चलिए हम जो है कि ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर समझ लेते हैं। स्टूडेंट, द्रव्य है, तो हम द्रव्य के बारे में अगर बात करते हैं तो द्रव्य को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। हाँ स्टूडेंट, द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से हैं? पहला तो है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। स्टूडेंट, भौतिक वर्गीकरण, और फिर अगर हम दूसरे में बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण। तो देखते हैं, सबसे पहले हम द्रव्य की जो प्रकृति है इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि आपका पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। तो इस वर्गीकरण में हम सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं कि भौतिक वर्गीकरण को फिर आगे पुनः कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हम भौतिक अवस्था यानी कोई अगर कण है, कोई पदार्थ है, तो अगर हम इनके भौतिक अवस्था के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में कोई भी जो भी यानी पदार्थ होते हैं, पदार्थों को तीन भागों में यहाँ पर बांट लिया जाता है। यानी कि जो द्रव्य होते हैं इनको पुनः फिर से तीन भागों में, अगर भौतिक अवस्था के बारे में, इनके रंग रूप और आकार के बारे में अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्हें पुनः फिर से तीन भागों में बांट लिया जाता है। तो देखते हैं, पहला है आपका ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। ठोस, द्रव और अगला है गैस। स्टूडेंट,
अब हम यहाँ पर अगर भौतिक वर्गीकरण के बारे में देखते हैं तो भौतिक वर्गीकरण जो हमारा होता है ठोस द्रव गैस, और यहीं पर भौतिक वर्गीकरण समाप्त भी हो जाते हैं। हाँ जी हाँ स्टूडेंट, यहीं पर ये भौतिक वर्गीकरण जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं, यानी कि ठोस द्रव गैस, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस फॉर्म में इसको बांटा गया है। अब आगे हम आते हैं स्टूडेंट रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो रासायनिक वर्गीकरण के अगर हम बारे में बात करें तो रासायनिक वर्गीकरण को पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। रासायनिक वर्गीकरण को पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं ये दो कौन कौन से भाग होते हैं स्टूडेंट। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। तो जो पहला है वो आपका शुद्ध पदार्थ है, ये है शुद्ध पदार्थ। यानी रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें का पहला है शुद्ध पदार्थ और जो दूसरा है इसे हम कहते हैं मिश्रण। जी स्टूडेंट, तो हमने देख लिया शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण है। अब अगर हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ के बारे में, तो शुद्ध पदार्थ पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। शुद्ध पदार्थ पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं, पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व और दूसरा है यौगिक। तो देखते हैं तत्व और यौगिक। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि जो हमारा शुद्ध पदार्थ है इसको पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। एक तो आपका तत्व है और दूसरा आपका यौगिक है। स्टूडेंट, पुनः फिर से हम तत्व को पुनः फिर से क्लासिफाइड कर रहे हैं, यानी कि इनको फिर से हम डिवाइड करते हैं। अगर हम तत्व को पुनः फिर से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं तत्व को पुनः फिर से तीन भागों में बांटा गया है। जी हाँ स्टूडेंट, तत्व को पुनः फिर से तीन भागों में बांटा गया है। एक, दो, तीन। चलिए देखते हैं ये तीनों कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट, पहला है धातु, दूसरा है उपधातु और तीसरा है आधातु। धातु, उपधातु और तीसरा है आधातु। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर धातु के बारे में बात करें तो धातु जैसे कि हम कह सकते हैं आयरन। धातु में अगर हम कह सकते हैं जैसे कि आयरन, और फिर उपधातु के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि जर्मेनियम। और अगर हम आधातु के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं तो आधातु में आप लोग बहुत से जानते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर वैसे ले रहे हैं कार्बन। जी हाँ स्टूडेंट, हमने यहाँ पर आधातु में कार्बन को ले लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया था, जो कि पहला शुद्ध पदार्थ था और दूसरा मिश्रण था। शुद्ध पदार्थ को पुनः फिर से डिवाइड किया गया है तत्व और फिर यौगिक, और इसके बाद में फिर अगर हम तत्व के बारे में क्लासिफाइड करें तो तत्व को पुनः फिर से तीन भागों में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। और तीन भागों में पहला है धातु जिसका फॉर एग्जाम्पल है आयरन, और दूसरा है उपधातु जिसका उदाहरण है जर्मेनियम, तीसरा है आधातु जिसका उदाहरण है कार्बन। तो यहाँ पर हमने यहाँ इतना देख लिया है स्टूडेंट। अब हम आगे यौगिक के बारे में यानी कि यौगिक को क्लासिफाइड कर लेते हैं। स्टूडेंट, जब हम यौगिक को क्लासिफाइड करते हैं तो यौगिक को अगर हम देखते हैं तो यौगिक को पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो यौगिक में पहला है अकार्बनिक यौगिक और दूसरा है कार्बनिक यौगिक।
जी हाँ स्टूडेंट, जो पहला है अकार्बनिक यौगिक और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। स्टूडेंट हम देख लेते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, यानी कि यौगिक को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया गया है। अगर हम बात करें अकार्बनिक यौगिक के बारे में तो इसका उदाहरण होता है नमक, और अगर हम कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करें तो इसका उदाहरण होता है ग्लूकोज। चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ग्लूकोज। स्टूडेंट हम देखते हैं अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जिसका उदाहरण यहाँ पर हमने नमक लिख दिया है, और कार्बनिक यौगिक जिसका उदाहरण यहाँ पर ग्लूकोज लिख दिया, क्योंकि हमें पता है वे तत्व वे यौगिक जिनमें हम कार्बन की मात्रा देखते हैं, कार्बन की मात्रा जिनमें उपस्थित होती है वही कार्बनिक यौगिक होते हैं, जहाँ के हमने यहाँ पर ग्लूकोज को देख लिया है फॉर एग्जांपल्स में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान यानी कि रसायन जिसके अंतर्गत द्रव्य आया, और द्रव्य में जब हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पहुंचे, यानी कि द्रव्य के वर्गीकरण में, तो जब रासायनिक वर्गीकरण में पहुंचे तो रासायनिक जो वर्गीकरण है इसमें शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत यौगिक के अंतर्गत अकार्बनिक और कार्बनिक आते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध पदार्थ और दूसरा था मिश्रण। तो चलिए अब हम मिश्रण के बारे में स्टडी करते हैं, मिश्रण को आगे क्लासिफाइड करते हैं। तो स्टूडेंट जब मिश्रण के बारे में बात करते हैं तो मिश्रण को दो भागों में पुनः फिर से बांटा गया है। हमारे पास स्पेस बहुत कम बचा है, इसी में हम एडजस्ट कर लेंगे इसको। तो स्टूडेंट हमारा पहला है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, ये रहा हमारा समांगी मिश्रण। और अगर हम बात करें तो समांगी मिश्रण अर्थात चीनी और जल का जो विलयन होता है इसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। स्टूडेंट चीनी और जल का जो विलयन बनता है ये वास्तव में समांगी मिश्रण होता है। दूसरा आपका अगर बात करें तो विषमांगी मिश्रण। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरे की बात करें तो विषमांगी मिश्रण होता है। अगर हम समांगी मिश्रण में यानी कि इन दोनों के उदाहरणों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीनी का जल में विलयन जो बनता है ये वास्तव में यानी कि हम कह सकते हैं चीनी प्लस जल का विलयन चीनी और जल का विलयन समांगी मिश्रण होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम विषमांगी मिश्रण के फॉर एग्जांपल्स में बात करें यानी कि इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो नमक चीनी का मिश्रण। नमक चीनी का मिश्रण, ये रहा नमक चीनी का मिश्रण। ये इनके उदाहरण हैं, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया था तो ये पहला था और ये इसका दूसरा था। स्टूडेंट हमारे सामने यानी कि नेचर्स ऑफ मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देख लिया, इसके नेचर के बारे में भी देख लिया है, और मैटर के यहाँ पर मैटर का पूरा हमने क्लासिफिकेशन भी कर दिया है, द्रव्य का पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने तैयार है। स्टूडेंट इस लेसन के अंतर्गत यानी कि पूरे रसायन के अंतर्गत हमें यही कुछ पढ़ने हैं। तो एक बार हम एक बार हम पूरा फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी तक तो हमने यहाँ पर लिखा ही था, तो चलिए देखते हैं कि द्रव्य है, द्रव्य को सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर लिया गया है। तो जो कि आपका पहला है और ये आपका दूसरा है।
पहला भौतिक वर्गीकरण है और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। जी हाँ स्टूडेंट, भौतिक वर्गीकरण यानी कि इनके रंग रूप और आकार के देख करके हमने इसको डिवाइड कर लिया है, और रासायनिक यानी कि इनके रासायनिक अणुओं की व्यवस्थाओं के बारे में, इनके अंदर उपस्थित रसायनों के बारे में अर्थात रासायनिक वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर स्टडी हम इनके अंतर्गत कर लेते हैं। यानी कि द्रव्य को दो भागों में डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहले आपका आता है भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण को हमने देखा कि ठोस, द्रव और गैस में इनको पुनः फिर से हमने डिवाइड किया है। यानी कि अगर भौतिक वर्गीकरण के बारे में बात करें तो भौतिक वर्गीकरण को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपका होता है ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। तो इस तरह से हमने देखा, इन तीनों के एग्जांपल्स को भी देख लिया है। यहाँ पर जो है कि ठोस और द्रव और गैस। अगर ठोस के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे लकड़ी, ईंट, दीवार इत्यादि सब ठोस के उदाहरण हो जाते हैं। और अगर हम द्रव के बारे में बात करें तो जल, दूध, तेल इत्यादि ये सब आपके द्रव के अंतर्गत आते हैं। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये इत्यादि हम कह सकते हैं कि गैसें बहुत सारी होती हैं। अब इसके बाद में यहीं पर हम देखते हैं कि जो भौतिक वर्गीकरण है आगे इंड हो जाता है, यानी ठोस, द्रव, गैस के बाद में इसको पुनः फिर से आगे क्लासिफाइड अभी यहाँ पर नहीं किया गया है। अब आगे हम चलते हैं, जब भौतिक वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है तो आ जाते हैं हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जब हम देखते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण को, जो कि द्रव्य का दूसरा वर्गीकरण है, तो रासायनिक वर्गीकरण को अगर हम देखते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण में देखा कि रासायनिक वर्गीकरण को पुनः फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं, शुद्ध पदार्थ पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जिसे पुनः फिर से यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। शुद्ध पदार्थ जिसको पुनः फिर से यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया गया, एक तो आपका तत्व है और दूसरा आपका यौगिक है। जी हाँ स्टूडेंट, एक तो तत्व है और दूसरा यौगिक है। अगर हम तत्व के बारे में बात करें, तत्व को पुनः फिर से यहाँ पर तीन भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। पहला है आपका धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा क्रम जो है हमारे बताने में लेकिन फिर भी सही है। पहले जैसे कि लिखने के अनुसार अगर हम बात करें, जैसे हमने लिखा है तो धातु, उपधातु और अधातु। तो अगर धातु के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो आयरन, और अगर उपधातु के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर उदाहरण में लिया गया है जर्मेनियम। और अगर अधातु के बारे में अगर हम बात करें तो अधातु में यहाँ पर कार्बन को साधारणतः ले लिया गया है। आइए स्टूडेंट, शुद्ध पदार्थ का जो क्लासिफिकेशन है ये भी आपका यहाँ पर जो है कि तत्व की ओर से पहला कंप्लीट हो जाता है। दूसरा शुद्ध पदार्थ में अगर हम आते हैं तो दूसरा इसका जो क्लासिफाइड था यानी यौगिक, तो यौगिक के बारे में देखते हैं। यौगिक को पुनः फिर से दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर लिया गया है स्टूडेंट। तो देखते हैं जो कि हमारा यौगिक था, पहला था अकार्बनिक यौगिक, और दूसरा है कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक जो है इसमें हम साधारणतः उदाहरण में नमक देखते हैं, यानी कि इसका अच्छा उदाहरण नमक है। और अगर कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करें तो ग्लूकोज को यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण है ये भी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं रासायनिक वर्गीकरण में मिश्रण की ओर, अर्थात रासायनिक वर्गीकरण में जो दूसरा वाला वर्गीकरण है उसमें जो कि मिश्रण है। मिश्रण में अगर हम आते हैं तो मिश्रण को स्टूडेंट्स पुनः फिर से दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला आपका है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। स्टूडेंट, समांगी मिश्रण अर्थात चीनी और जल का मिश्रण जो होता है ये एक अच्छा समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। और जो विषमांगी मिश्रण यानी इसका दूसरा जो क्लासिफाइड है, यानी दूसरा इसका जो वर्गीकृत है, यानी कि विषमांगी मिश्रण का जो दूसरा वर्गीकृत है विषमांगी मिश्रण, इसका अच्छा उदाहरण है नमक चीनी का मिश्रण। यानी कि जब नमक को चीनी में मिला देते हैं तो ये वास्तव में विषमांगी मिश्रण होता है, और चीनी और जल का मिश्रण समांगी मिश्रण बताया गया है। इस तरह से स्टूडेंट्स हम जो है कि आज वर्गीकरण यानी कि द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में स्टडी इस वीडियो में किए हैं। अगले टॉपिक अगले वीडियो में फिर से आएंगे।